नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SPC सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग वर्ग छठा का जो भूगोल है, हमारी दुनिया, उसके प्रथम अध्याय को पढ़ने चल रहे हैं, समझने चल रहे हैं, कुछ उसमें से सीखने चल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। और ऐसे ही हम लगभग सभी कक्षाओं के जितने भी हिस्ट्री के बुक हों या फिर ज्योग्राफी के बुक हों या फिर पॉलिटी साइंस का बुक हो, इन सभी बुक को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, हमारी दुनिया भाग 1 कक्षा 6। तो चलिए इसी के लेसन जो पहला है हमारा सौर मंडल। क्या है दोस्तों? सौर मंडल। तो इसी अध्याय को आज हम लोग शुरू करेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने हमारी दुनिया अतीत से वर्तमान को समझा था और आज इसमें हम लोग प्रथम अध्याय हमारा सौर मंडल को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, कह रहा कि गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ था। गोविंद क्या हुआ था? तो छत पर लेटा हुआ था पिताजी के साथ। आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? जो गोविंद नाम का लड़का था वह पिताजी से क्या पूछ बैठा कि पिताजी, तारे जो हैं वह टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारों में कम तो कुछ में ज्यादा चमक क्यों होती है? जो गोविंद नाम का छोटा सा बालक है वह पूछता है अपने पिताजी से कि पिताजी, ये जो तारे हैं टिमटिमाते क्यों हैं, अर्थात चमकते क्यों हैं? कुछ तारों में अत्यधिक रोशनी है और कुछ में कम रोशनी है, ऐसा क्यों होती है? कह रहा कि पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तारामंडल। तारामंडल में अगर हम कभी आपको भी जाने का अगर मौका मिले तो आप उसमें देखेंगे पूरे के पूरे सौर मंडल को दर्शाया गया है। कह रहा है कि वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएंगी। गोविंद के पिताजी क्या कह रहे हैं कि जो तारा आप तुमको दिखाई दे रहा है आसमान में, तारों का जो चमक दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम कल तारामंडल में चल करके देखेंगे और समझेंगे और वहीं पे तुमको सारी बातें जो है समझ में आ जाएंगी। गोविंद जो है और आगे क्या पूछता है? अगले दिन क्या कह रहा है? अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। कहाँ पहुंचा? तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। जैसे ही वह गेट के भीतर प्रवेश किया वैसे ही उसको एक बड़ा सा चित्र दिखाई दिया। पिताजी ने बताया, यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। सौर परिवार। किसका चित्र दिखाया? सौर परिवार। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, ठीक उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। यानी सूर्य के परिवार में कौन कौन से ग्रह पाए जाते हैं दोस्तों? तो सूर्य स्वयं है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है और इसके अतिरिक्त भी हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। अब देखिए, जो अंदर जाने की बाद की जो प्रक्रिया है वह यहाँ पे समझाया गया है बड़ा ही बेहतर तरीके से। कह रहा है कि सूर्य सौर परिवार का मुखिया। सूर्य क्या है दोस्तों? तो सूर्य जो है वह सौर परिवार का मुखिया होता है। कह रहा है कि गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों कुर्सियों पर वे बैठ गए। गोविंद और उसके पिताजी और जो अन्य लोग थे वे सभी बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज, क्या? उद्घोषक की आवाज गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। कहाँ स्वागत है? तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौर मंडल की सैर पर जाएंगे। उद्घोषक आवाज करता है कि तारामंडल में आपका स्वागत है और अब हम लोग एक सैर करने चलेंगे। और किसका सैर? तो सौर मंडल का सैर। गोल छतरी नुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया। जहां वे लोग बैठे थे उसके ऊपर चारों तरफ अंधेरा छा गया। तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या? गोविंद को अब आश्चर्य होने लगा कि भाई हम तो दिन में आए थे, कुर्सी पे बैठने के बाद
हमें यहाँ जो नज़ारा देखने को मिल रहा है वह तो रात हो गया, और रात में तारे जो हैं इस घर के भीतर टिमटिमाने लगे हैं। ये तो रात हो गई। तभी आवाज गूंजी, आइए सौर मंडल के मुखिया से मिलते हैं। अर्थात सौर मंडल का मुखिया कौन होता है दोस्तों? तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगा। देखिए, इतना कहते ही क्या होने लगा? तो सूर्य की दर्शन होने लगी। कह रहा कि पूरा हॉल रोशनी से भर उठा, कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज गूंजी, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सूर्य है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अर्थात जितने भी आपको सौर परिवार में छोटे बड़े जितने भी ग्रह दिखाई देते हैं वे सभी के सभी किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं। जो सूर्य के से जो आग की लपटें निकलती हैं वे दूरबीन से देखने पर पता चलता है। इसे क्या, जो आग की लपटें निकलती हैं सूर्य से, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सौर प्रज्वल। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सौर प्रज्वाल। क्या कहा जाता है? सौर प्रज्वाल। यह भी आपका एक ऑब्जेक्टिव ही है। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। पृथ्वी से सूर्य जो है कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई, जिससे हम लोग तेल निकालते हैं, वह राई के दाने के बराबर होगी। देख लीजिए, अगर पृथ्वी सूर्य को अगर हम एक क्रिकेट की गेंद समझें तो जो पृथ्वी का आकार है वह एक राई के बराबर होगी। चलिए अब हम लोग समझें, यह तो था हम लोग का सूर्य और उसके कुछ जो परिवार है उसके बारे में। अब हम लोग समझेंगे ग्रहों से परिचय, यानी ग्रह के बारे में। कह रहा कि सूर्य से थोड़ी ही दूर पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी ये क्या चमकने लगा? इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। सूर्य के साथ साथ कितने गोले? 8 गोले। और ये सभी जो हैं सौर परिवार के एक सदस्य हैं। जैसे हमारे परिवार में पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े, ये सभी मिलकर के एक परिवार समूह बनता है, वैसे ही सौर परिवार में ग्रहों का एक समूह है। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता, ग्रहों में स्वयं प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हमने अभी कुछ समय पहले ही इसके बारे में पढ़ा था। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया। अर्थात जितने भी ग्रह थे उसके ऊपर एक तीर का निशान जाने लगा और उद्घोषक की आवाज हुई कि ये कौन कौन से ग्रह हैं, उनका नाम विस्तृत रूप से बताया गया। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, ये सभी जो हैं सौर परिवार के एक ग्रह हैं। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। यहाँ पर आपका एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता है कि सूर्य के निकट सबसे सूर्य के निकट कौन सा ग्रह पाया जाता है? तो वह है बुध। इसके कारण इसमें अधिक प्रकाश विद्यमान होती है। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। सूर्य के निकट सबसे बुध ग्रह है, इसलिए उसमें अधिक चमक होती है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया, यह मंगल ग्रह है। जो लाल रंग के गोले की तरफ तीर ने इशारा किया तो उस गोले को क्या बताया गया उद्घोषक की तरफ से? तो यह मंगल ग्रह है। लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना कि मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रंग लाल होता है, जिसके कारण से आप देख सकते हैं कि सौर परिवार का यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। इसमें सभी चित्रों के माध्यम से ग्रहों को दिखाया गया है कि सूर्य के निकट कौन सा है, सूर्य से दूरी इस पे कौन सा है। इन सभी 8 ग्रहों को दर्शाया गया है, आप भी समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला आपका है कि सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर
सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, दो ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। यानी दो ग्रह जो हैं, बाकी सभी ग्रह सीधी दिशा में घूम रहे हैं, तो ये दोनों उन ग्रहों के सीधे विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। तभी उद्घोषणा हुई, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन शनि के चारों ओर के छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। देखिए, शनि जो है इसके चारों तरफ छल्ले हैं। प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी गई है। जो प्लूटो है उसको पहले हम ग्रह के रूप में जानते थे, लेकिन अब हम किसके रूप में उसको जानते हैं? तो क्षुद्र ग्रह के रूप में जानते हैं। अब आगे देखेंगे आप कि इसमें दिखाया गया है, पॉइंट्स बताया गया है कि आसमान में टिमटिमाते तारे, यानी आसमान में तारे जो हैं टिमटिमाते हैं। कह रहा है कि अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदला, अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। अर्थात अब दिन से क्या हो गया मित्रों? तो रात हो गया। क्या हो गया? रात हो गया। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। देखिए, ग्रहों का तो अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन तारों के पास अपना स्वयं का क्या होता है? प्रकाश होता है। चूंकि ये तारे हमसे काफी दूरी पर हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यह हमसे जो तारे हैं ना, यह काफी काफी हजार किलोमीटर दूरी पे हैं, जिसके कारण से इस पृथ्वी पर इसके प्रकाश पूर्ण रूपेण नहीं पहुंच पाते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है, लेकिन यह पृथ्वी से काफी नजदीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। देखिए, सूर्य से भी दूर कौन से हैं? तो तारे हैं। तारों के पास अपना प्रकाश होता है, लेकिन जो सौर मंडल के जो ग्रह हैं उनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में ही पहुंच जाता है। सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। देखिए, कितने वर्ष लगते हैं? तो 4 वर्ष लगते हैं। चलिए आगे अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी, जिस पे हम लोग अपना निवास स्थान बनाकर रहते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ही हम लगभग सभी पाठों को क्रमानुसार आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और एक लाइक का बटन जरूर दबाएं। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में, जो हमारा घर है। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा था। तभी उद्घोषक ने कहा, चलिए अब अपनी धरती पर चलें। गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही तो हैं। छतरी नुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी, उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया, यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। जो गोविंद और उसके पिताजी गए थे, वे तारामंडल में गए थे, और तारामंडल में सौर मंडल, तारामंडल और जो हमारी पृथ्वी है, इस सभी चीजों को विवरण, अगर कहें तो विवरण अनुसार प्रस्तुत किया जाता है, दिखाया जाता है। उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया, यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। यही वह एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। पृथ्वी पर मनुष्य के लिए, पेड़ पौधों के लिए जो गैस चाहिए वह पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण यहाँ जीवन संभव है। कहा गया कि क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैस मौजूद हैं, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं। देखिए, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी नजर आती है मित्रों? तो नीली नजर आती हैं। और ऐसा क्यों होता है? तो वायुमंडल में जो प्रकाश की किरणें होती हैं ना, वह परावर्तित होती हैं, जिसके कारण तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूंकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है। यह संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो 71% पृथ्वी जो है जल से घिरा हुआ है, और 29% जो पृथ्वी है, स्थल है, उस पे जंगल है, मरुस्थल है, पठारी क्षेत्र है और समतल मैदान है।
अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। आपका प्रश्न का उत्तर भी हो गया यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, और ऐसे ही हम लोग लगभग सभी को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अब पढ़ेंगे हम उपग्रहों की सैर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? उपग्रहों की सैर। उद्घोषक ने बताया ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। क्या होते हैं? ग्रह के अलावा उपग्रह होते हैं। उपग्रह गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है। ध्यान से देखिए, एक आवाज गूंजी, यही है चांद। देखिए, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं भूगोल, इसमें हमारे सभी उन तथ्यों को दर्शाया जाएगा। कह रहा है कि गोलाकार छत पर सभी जो ग्रह है उभर आए थे। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे थे। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है। ध्यान से देखिए, एक आवाज गूंजी, यह क्या है? तो चांद है। पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है वह क्या है? चांद है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यहाँ आपका एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो चांद है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। इतने ही समय में वह अपने कक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु। अभी हाल ही में हम लोग चंद्रयान जो हमारा गया हुआ है चंद्रमा पर, कह रहा है कि यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल उबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी नहीं है। अर्थात कई ऐसे ग्रह हैं जिसके कई उपग्रह हैं और कई ऐसे ग्रह हैं जिसके एक भी उपग्रह नहीं है। अकेले बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह हैं। यानी बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 63 हैं और शनि के 62 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों का भी प्रकाश नहीं होता है, यानी उपग्रह का जो अपना प्रकाश है वह नहीं होता है। शनि ग्रह का टाइटन जो ग्रह है सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ये भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। देखिए, ये जो उपग्रह हैं किसके प्रकाश से चमकते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, न कि परंपरागत एवं अंधविश्वासों से। इसका कहने का अर्थ यह है कि जो भी समझें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें, न कि अंधविश्वासों से या परंपरागत जो हमें बताते पूर्वज लोग जो हमारे बताते आए हैं उससे। वैसे नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए जिसमें लॉजिक हो। शो समाप्त हुआ, सभी लोग बाहर निकलने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही हम लोग सभी को लगभग खत्म करेंगे। कह रहा है कि गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने नई नई बातें सीखी। क्योंकि गोविंद जो है अब कहाँ आ चुका था? तो अपने घर आ चुका था। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। देखिए, जो यहाँ पे आप फिर से दोबारा रिपीट कर सकते हैं। सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वह क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। देखिए, जो क्षुद्र ग्रह है ना, यह ग्रह के ही टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में क्या होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस है। अब आप नीचे देख सकते हैं कि ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या का विवरण दिया गया है। पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है, पांचवा बृहस्पति है, छठा शनि है, सातवां अरुण यानी यूरेनस है, आठवां वरुण यानी नेपट्यून है। इन सबों का जो घूमने का घूर्णन समय है वह भी दिया गया है। परिभ्रमण समय जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वह भी दिया गया है। उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो बुध के एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक है, चंद्रमा मंगल के 2 हैं, बृहस्पति के 63 हैं, शनि के 62 हैं, यूरेनस के 27 है, नेपट्यून के 13 उपग्रह हैं। तो ऐसे करके हम लोग समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नोट में कुछ लिखा गया है दोस्तों, इसको समझते हैं। कह रहे हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया है। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। देखिए, इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। जो पत्थर के टुकड़े ऊपर से जो गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आपको चित्र के माध्यम से दिखाया भी गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आकाश गंगा यानी तारों की नदी। चलिए, तारों का एक समूह जिसे आकाश गंगा भी कहा जाता है। कह रहा है कि इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगा भी है। गोविंद ने पूछा, ये आकाश गंगा क्या है पिताजी? गोविंद की मनोवृत्ति जो है, महत्वाकांक्षा जो है बढ़ी कि आकाश गंगा क्या है। खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाश गंगा कहते हैं। आपके प्रश्न का जवाब यही है। इसमें जैसे पूछा जा सकता है कि आकाश गंगा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, तो खुले आकाश में कहीं कहीं जो रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली सफेद चौड़ी चमकदार पट्टी दिखाई देती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है जिसे हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब सप्तऋषि जो तारों का समूह है उसको पढ़ेंगे। सप्तऋषि तारों का समूह यानी 7 तारों का समूह। गोविंद, जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा जिसे हम लोग सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है। जो 7 तारों का जो समूह है उसका नाम 7 ऋषियों के नाम पर रखा गया है। जैसे ऋतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि, ये 7 जो है सप्तऋषियों के नाम पे रखे गए सप्तऋषि तारों का समूह है। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। किधर की सूचक है? उत्तर दिशा की सूचक है। चलिए, यहाँ चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है। अब आगे जो है ध्रुव तारा। चलिए, ध्रुव के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे, है ना, कि यह एक स्थिर तारा है। ध्रुव तारा जो है यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा।
यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखाई देता है, यानी उत्तर दिशा में हमेशा जो है वह ध्रुव तारा दिखाई देता है। इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है। देखिए, जो प्राचीन समय में जब समय सूचक या दिशा यंत्र नहीं था, उस समय जो नाविक लोग थे इसी तारे के कहें तो तारे के सहारे दिशा को पहचान सकते थे कि भाई जो ध्रुव तारा है वह हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। इन्हें हम राशि भी कहते हैं, जैसे 12 राशि होता है ना, उसी प्रकार से इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति के तरह नजर आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। जैसे अब देखिए इसमें क्या क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। जैसे कौन कौन सा राशि है, तो पहला है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। ये सभी राशि हैं जो हमारे नामों से संबंधित होते हैं। कह रहा कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 27 है। देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समूह है जिनकी संख्या कितनी है दोस्तों, तो 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। तारों के समूह को क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार है। अब नक्षत्र कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं अश्विनी है, भरणी है, कृतिका है, रोहिणी है, मृगशिरा है, आद्रा है, पुनर्वसु है, पुष्य है, अश्लेषा है, मघा है, पूर्वा फाल्गुनी है, उत्तरा फाल्गुनी है, हस्त है यानी हथिया है, चित्रा है, स्वाति है, विशाखा है, अनुराधा है, ज्येष्ठ है, मूल है, पूर्वाषाढ़ है, उत्तराषाढ़ है, श्रवण है, घनिष्ठा है, सतभिषा है, पूर्वा भाद्रपद है, उत्तरा भाद्रपद है एवं रेवती है। ये सभी जो हैं यह नक्षत्र हैं। क्या है, नक्षत्र हैं। कह रहा कि पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है। आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है, तो 14 दिनों में पार करती है। इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता एवं रहस्यों का पता लगा। उसे नई नई जानकारियां मिली थी। वह काफी खुशी खुशी घर लौट रहा था। चलिए अब इसमें अभ्यास प्रश्न दिया गया है, तो हम अभ्यास प्रश्न को अगले दिन आपको सभी प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे ताकि आप प्रश्न उत्तर भी लिख सकें, उसको समझ सकें। तो अब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक का जरूर बटन दबाइए और एक कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।